नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 2022 में एक नए मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट को इजाद किया है, इंट्रोड्यूस किया है। वो मॉनेटरी पॉलिसी का जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ। तो आइए हम सीखते हैं कि एसडीएफ क्या है, क्यों इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, और अगर ये लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन का इंस्ट्रूमेंट है तो हमारे पास पहले भी रिवर्स रेपो था जिसके माध्यम से आरबीआई इकोनॉमी से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर सकता था। तो एक्चुअली रिवर्स रेपो के रहते हुए इस इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता क्या थी। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक वीडियो और मटेरियल आपको मिल सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आपसे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ की। अगर मैं आपको बताऊं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस नए मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट एसडीएफ को लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी लैफ कॉरिडोर के तहत ही इंट्रोड्यूस किया है। अभी आप पढ़ते थे पहले लैफ के अंतर्गत रेपो एंड रिवर्स रेपो को, तो इसी लैफ कॉरिडोर में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है नए मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट को, जिसको आप कहोगे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ। जो एसडीएफ है एक्चुअली इसका रिकमेंडेशन 2014 में उर्जित पटेल कमेटी ने किया था। 2014 में एक इस तरह के मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट की बात की गई थी जो बहुत आसानी से इकोनॉमी में बैंकिंग लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर सके ताकि इन्फ्लेशन पे बड़ी आसानी से हम लोग कंट्रोल कर सकें और जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी का टारगेट है उसको पूरा कर सकें। आपको मैं बताऊं कि इस रिकमेंडेशन के 8 साल लग गए इस नए इंस्ट्रूमेंट्स को एग्जिस्ट करने में, अस्तित्व में आने में। आपको मैं बताऊं कि 2018 में आरबीआई का जो 1934 का एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934, उसके सेक्शन 14 में अमेंडमेंट किया गया और आरबीआई को पावरफुल बनाया गया, इंपावर किया गया ताकि वो इस इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस कर सके। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप ये बताओगे कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 17 में अमेंडमेंट हुआ है और आरबीआई को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वो इस नए मॉनेटरी पॉलिसी जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको इंट्रोड्यूस करें। तो आइए मैं आपसे परिचय कराता हूं कि किस तरीके से जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है वो काम करेगा और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, इसके पहले मैं आपको बताऊं कि जो लैफ कॉरिडोर है हमारा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, उसके अंतर्गत रेपो और रिवर्स रेपो दो तरह की चीजें आती हैं। आपको मैं बताऊं जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आई है एसडीएफ, ये इसलिए आया है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कि अगर इकोनॉमी में एक्सेस लिक्विडिटी है, अगर इकोनॉमी में एक्सेस लिक्विडिटी है और उस एक्सेस लिक्विडिटी को आपको एब्जॉर्ब करना है, एक्सेस लिक्विडिटी को अगर आपको एब्जॉर्ब करना है तो आपको एक नया कॉरिडोर, एक नया इंस्ट्रूमेंट्स मिला और वो है एसडीएफ। एसडीएफ के माध्यम से जो आरबीआई है वो एक्सेस लिक्विडिटी को बैंकिंग से अपने पास सोख सकता है, विड्रॉ कर सकता है। तो सिंपल सा एक इंस्ट्रूमेंट्स है जो इकोनॉमी से अतिरिक्त लिक्विडिटी को सोख सकता है। अब प्रॉब्लम इसलिए है कि आप जरा देखोगे विगत 1 वर्षों से भारत में इन्फ्लेशन का रेट, चाहे आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ले लो चाहे आप होलसेल प्राइस इंडेक्स को ले लो, दोनों ही अपने टारगेट लेवल से ज्यादा चल रहे हैं। जो आरबीआई का इन्फ्लेशन टारगेटिंग है वो है 4% ±2%। मतलब आरबीआई ये चाहता है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल प्लस अर्बन रहे। आप जानते हो हमेशा आरबीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल प्लस अर्बन से ही मॉनेटरी टारगेटिंग, इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता है। ये टारगेट है आरबीआई का 4% ±2%। इसका मतलब जो अपर लिमिट हो सकता है डिजायरेबल टॉलरेबल वो 6% और जो लोअर लिमिट हो सकता है वो 2%। लेकिन आप देखोगे कि पिछले 1 साल से जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 6% से एबव के रेट से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसके एब्जॉर्प्शन की बात आती है। और आपने कोविड में देखा कि कोविड टाइम में
कोविड टाइम में आपने देखा कि कोविड टाइम में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बैंकों के पास थी। अब बैंकों के पास चूंकि बहुत ज्यादा लिक्विडिटी थी, इसलिए बैंकों से लिक्विडिटी को बाहर निकालना सभी लोगों ने, आपने देखा कि भारतीय मनी सप्लाई का 85% जो 85% लिक्विडिटी है वो आरबीआई के पास जो है कहीं ना कहीं जो बैंकों के पास चला आया था। तो उस लिक्विडिटी को बाहर निकालना भी एक बहुत बड़ा जो है हमारे लिए समस्या था। तो किस तरीके से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब किया जाए जिससे कि इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। अगर आपकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है बैंकिंग के पास, तो आपके वहां इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपके पास एक नया कॉरिडोर लाया गया है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब चूंकि यहां पे आपको बहुत क्लियर है कि जो मेरे पास पहले से लाइफ अवेलेबल है हमारे पास, तो उस लाइफ में दो तरह की चीजें हैं, एक है रेपो, दूसरा है रिवर्स रेपो। जो रेपो है उसका क्या काम है और जो रिवर्स रेपो रेट है उसका काम है। आइए 2 मिनट में बताता हूं, फिर आपको बहुत क्लियर कट ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर में जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है ये क्या रोल प्ले करने वाला है। तो दोस्तों यहां पे देखिए जो रेपो है, रेपो रीपरचेज ऑप्शन, रेपो ये लिक्विडिटी इंजेक्शन का एक जो है तरीका है, ये इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंजेक्शन का एक तरीका है। रेपो के माध्यम से आप जानते हो जो कॉमर्शियल बैंक है वो आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। तो जब कॉमर्शियल बैंकों को आवश्यकता पड़ता है, उनके पास लिक्विडिटी क्राइसिस होती है, तो आरबीआई से पैसा लेते हैं। लेकिन देने का तरीका क्या है, आरबीआई लोन कैसे देगा? अगर कोई भी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन मांगने जाएगा, आरबीआई से लोन मांगने जाएगा, मान लो कि ये पीएनबी है और आरबीआई से लोन मांगने जाएगा और 100 करोड़ रुपए अगर पीएनबी को चाहिए, 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो इसके लिए जरूरी है कि पीएनबी जो है आरबीआई के पास जो है कोलेटरल के रूप में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रखे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के आधार पे ही आरबीआई इनको 100 करोड़ का लोन लेगा। इसका मतलब बहुत जरूरी है पूरे के पूरे इस लाइफ प्रक्रिया में कि आप रेपो के अंतर्गत कमर्शियल बैंक लिक्विडिटी तभी प्राप्त कर सकते हैं, आरबीआई से लोन तभी ले सकते हैं जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रखे। दूसरी तरफ इसका उल्टा है रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो में जो कमर्शियल बैंक है वो अपने एक्सेस फंड को आरबीआई के पास पार कर रहे होते हैं, इसलिए इसे पार्किंग रेट कहते हैं। जैसे मान लो कि पीएनबी के पास, एसबीआई के पास 100 करोड़ रुपए एक्सेस है, अब उसको कहां उसको लोन दे? उसको लग रहा है कि अगर मैं इनिशियली लोन देना चाहूं कुछ समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो मैं किसी पब्लिक को लोन दूं तो हो सके कि उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए या हो सके वो डाउटफुल हो, तो वो आरबीआई को क्यों ना दे दे। तो अगर पीएनबी या एसबीआई, मान लो कि एसबीआई है और आरबीआई को लोन देने जा रहे हैं, अब उनके पास 100 करोड़ रुपया इनको पार करने जा रहे हैं, तो भी यहां पे आरबीआई जब लोन ले रहा है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के आधार पे ही लोन लेगा। इस क्रियाविधि को देखिए, आप समझ सकते हो। मान लो कि ये कमर्शियल बैंक है और ये है एसबीआई। अब एसबीआई को 100 करोड़ रुपया पार करना है आरबीआई के पास, इसका मतलब यहां पे आरबीआई लोन ले रहा है। किससे लोन ले रहा है? वो एसबीआई से लोन ले रहा है। आप समझ लो कि बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी के कमर्शियल बैंक भी अब आरबीआई को लोन नहीं देंगे। आरबीआई ने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बेस पर ही लोन दिया था, बिना कोलेटरल के लोन ना तो आरबीआई देगा ना ही यहां पे एसबीआई देगा। इसका मतलब जब आरबीआई 100 करोड़ रुपया लोन लेगा कॉमर्शियल बैंक एसबीआई से, इसका मतलब एसबीआई जब अपने लिक्विडिटी को पार कर रहा होगा तो पार तभी करेगा कि जब इसके बदले में आरबीआई कोलेटरल दे। मतलब 100 करोड़, अगर मान लो कि एसबीआई ने आरबीआई को 100 करोड़ रुपया यहां दिया, तो यहां पे आरबीआई को 100 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ेगी कॉमर्शियल बैंकों के पास, तभी वो लोन इनको देंगे। इसका मतलब बिना कोलेटरल के लोन यहां पे नहीं मिलेगा। आरबीआई को भी 100 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ेगी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जितने समय के लिए वो लोन ले रहा है उसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के आड़ पर ही लोन देगा और ब्याज लेगा। जब ये पैसे को वापस अपना लेगा, इसका मतलब देखो, जब लिक्विडिटी पार किया 100 करोड़, जब ये 100 करोड़ रुपए को जब आरबीआई इनको वापस देगा तो ये अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेगा और रुपए को वापस ले लेगा। तो कुल मिला जुला के जो आरबीआई ये लोन ले रहा है रिवर्स रेपो में, फिक्स रेट रिवर्स रेपो में, यहां कोलेटरल रखना हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई रख सकता है, बॉन्ड रख सकता है, ट्रेजरी बिल। अब देखो यही प्रॉब्लम है, कई बार आरबीआई के पास, सेंट्रल एजेंसी के पास उतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं होती है और लिक्विडिटी को मैनेज करना आवश्यकता होता है। इसलिए एक इनके पास एक अतिरिक्त मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए था जो बिना कोलेटरल के गिरवी रख सके, बिना कोलेटरल के लोन ले सके। इसका मतलब अब आरबीआई, जब हमारे पास स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आया है, एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, अब अगर मान लो कॉमर्शियल बैंक को अगर लोन लेना है आरबीआई से, तो आरबीआई
आरबीआई बिना किसी कोलेट्रल के जो है लोन ले सकता है। इसका मतलब आप देखो, अब बिना किसी कोलेट्रल के, इसका मतलब अब आरबीआई को किसी तरह का कोलेट्रल नहीं जमा करना पड़ेगा कमर्शियल बैंकों के पास, एसबीआई के पास, पीएनबी के, और वो बिना कोलेट्रल के लोन ले सकेगा। पहले इसको कंपलसरी था कि कोलेट्रल रखे, तो बिना कोलेट्रल का अगर ये लोन ले रहा है तो बहुत आसानी से आप लिक्विडिटी को मैनेज कर सकते हो। इसके बदले में किसी तरह की आपको गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि उसके पास जो है प्लेज करने की, कोलेट्रल रखने की क्षमता ना हो, उस समय गवर्नमेंट सिक्योरिटी ना हो, इसलिए एक नया कॉरिडोर आपको मिला लेफ्ट में कि आपके सामने स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है। आप इस रेट पे जो है कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हैं बिना किसी कोलेट्रल के। तो ये जो एक अतिरिक्त जो है तरलता सोखने का आपको एक मिल गया, हथियार मिल गया, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स मिल गया, जिससे आप एक्सेस लिक्विडिटी को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हो और इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर को दूर कर सकते हो। कई बार आप देखोगे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, बहुत ज्यादा जब वो इनफ्लो होता है उस समय जो है मॉनेटरी मनी सप्लाई बहुत ज्यादा होती है और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में जब बहुत ज्यादा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट कर दे, डॉलर इनफ्लो हो जाए, उस समय भी आप देखोगे कि मार्केट मैकेनिज्म स्कीम तो था, बट सब की सब जितनी भी स्कीम थी आपके, सब कोलेट्रल बेस्ड थी, सब में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लगना पड़ता था। लेकिन यहां बिना किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के आरबीआई पैसे को सोख सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स माना जा रहा है। तो आपने देखा कि पहले हमारे पास रेपो, रिवर्स रेपो, दो हमारे पास टेक्निक्स थे, इंस्ट्रूमेंट थे लैब में। आरबीआई लोन देता था रेपो रेट के तहत, रिवर्स रेपो के तहत लोन लेता था या एब्जॉर्ब करता था लिक्विडिटी, लेकिन दोनों में कोलेट्रल का होना जरूरी था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का होना जरूरी था। बट यहां पे किसी तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि जो रिवर्स रेपो है ये भी लिक्विडिटी विड्रॉ कर रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था इकोनॉमी से। ये जो फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो है, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है निर्धारित करती है, इसी की जगह पे अब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आ गया है। इसका मतलब फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो का स्थान ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ ने ले लिया है। अब जो है ज्यादा आप यूज देखोगे एचडीएफ का होगा, जो फिक्स रेट रिवर्स रेपो का कम यूज होगा, यद्यपि ये आरबीआई के टूल किट का पार्ट जरूर होगा। इसका मतलब उसके पास इंस्ट्रूमेंट जरूर होगा। अगर आज के डेट में आप पॉलिसी रेट को आरबीआई के साइट से देखो तो पॉलिसी रेपो रेट है 5.4%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है 5.1%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है 5.65%, बैंक रेट है 5.6%। मैं आपको बता दूं, हमेशा ही जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ होगा और जो बैंक रेट होगा वो बराबर होंगे। पॉलिसी रेट हमेशा ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी से ज्यादा होगा। कभी भी आप देखोगे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी या रिवर्स रेपो रेट पॉलिसी रेपो रेट से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से ही लोन मांग के आरबीआई को ही जमा कर देंगे और ज्यादा जो है ब्याज पा जाएंगे और प्रॉफिट के सिचुएशन में रहेंगे। तो कुल मिला जुला के देखो, पॉलिसी रेपो रेट जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देगा 5.4% है, और जिस रेट पे कमर्शियल बैंक अपने पैसे को आरबीआई में जमा करेंगे वो 5.15% है। तो आप देख सकते हो, इससे आपको काफी कुछ क्लियर होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉलिसी रेपो रेट से हमेशा स्टैंडिंग डिपॉजिट जो फैसिलिटी है वो कम होगी या फिर रिवर्स रेपो रेट कम होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर पॉलिसी रेपो रेट से ज्यादा हो गए तो कमर्शियल बैंक बहुत चालाकी से आरबीआई से ही लोन लेंगे सस्ता और महंगा, उसी के पास पार करके ब्याज कमाना शुरू कर देंगे जनता का भाड़ में। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक नया इंस्ट्रूमेंट्स आया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करिए, हमेशा ही पॉजिटिव लोगों से मिलिए, बी पॉजिटिव, हमेशा हंसते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, जीवन में कुछ बड़ा करिए। आओ कुछ अच्छा करते हैं, आओ कुछ बड़ा करते हैं, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।